Very good morning, class. Today we are going to start chapter number 2 in history, the expansion of British power. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ब्रिटिशर्स का अराइवल, कैसे वो इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन, कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया और कौन कौन से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस किस से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो हमें से इस चैप्टर में पढ़ना है. Since ancient times, India was an important trading center. After the discovery of the sea route led to trade relations with European countries. Trading companies from Portugal, Holland, England, France, and Denmark set up their trading centers in different parts of the country. अब जैसे जैसे इंडिया के लिए सी रूट लोगों को पता चल गया, तो इंडिया से बहुत सी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने लगी. इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के क्लोथ्स वगैरह, और वो बहुत फेमस हो गए वहाँ पर, जिससे वहाँ की जो कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज थी, जो प्राइवेट कंपनीज थी, वो इंडिया आए और इंडिया में आके अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी. और ऐसे कौन कौन से देश थे जिनकी कंपनीज आई थी? पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क. दीज फैक्ट्रीज ग्रीव इनटू स्मॉल टाउन्स. के बाद क्या हुआ? ये फैक्ट्रीज धीरे धीरे बड़ी हुई और स्मॉल टाउन्स में बदल गई, छोटे छोटे टाउन से बदल गई. यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद ईस्ट. द हाई प्रॉफिट्स अट्रैक्टेड द यूरोपियन कंट्रीज टुवर्ड्स इंडिया एंड द पोर्टुगीज एंड डेनिश वर आउटस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. और ये क्या करते थे? इंडिया से कुछ भी चीज़ खरीदते थे बहुत लो रेट पे और यूरोप में जाकर उसको बहुत हाई रेट पे बेचते थे, तो इनका प्रॉफिट होता था. अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी. ये एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट था हु रिसीव्ड द ग्रांट फ्रॉम क्वीन, जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने इजाजत दी थी कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करे. द मेन आइडिया वॉज टू कैरी ट्रेड इन ईस्ट. इनका मेन मोटिव जो था वो सिर्फ ट्रेड करना ही था. It was private company run by board of directors. The company was set up a trading depot known as factory in सूरत. तो सबसे पहली फैक्ट्री जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी वो सूरत में लगाई थी. कंपनी देन साउट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर टू सेट अप फैक्ट्रीज इन ऑल पार्ट्स ऑफ एम्पायर. और फिर इनको जहांगीर के एम्पायर में कहीं पर भी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मिल गई. Thus Jahangir granted them permission to trade in his territories at Surat in Gujarat, on the west coast and Hooghly in Bengal. देखिए, ईस्ट में बंगाल, ईस्ट में सूरत और हुगली के वेस्ट कोस्ट, मतलब बंगाल में जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर. These are other locations on peninsula became centers of international trade. देखिए यहाँ पर स्पाइस का ट्रेड होता था, कॉटन, शुगर, रॉ सिल्क, सॉल्ट, कैल्सियो, इंडिगो, इन चीज़ों का यहाँ पर ट्रेड होता था. हाउएवर द डच डोमिनेंस कोलैप्स्ड विद देयर डिफीट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बेदरा इन 1759. अब 1759 में एक लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स और डच के बीच में, जिसमें डच हार गए. इन 1691 द ब्रिटिशर वर ग्रांटेड अ फरमान बाय औरंगजेब विच एक्सेम्प्टेड द ब्रिटिश कंपनी फ्रॉम पेइंग कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल. और 1691 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं देगी. तो अब इनका और फायदा होने लगा. अब इनको टैक्स भी नहीं देना है और यहाँ से सस्ते में लेना है और वहाँ पर महंगा बेचना है. इन 1717 द मुगल एम्परर फरूक शियर ग्रांटेड द ब्रिटिश ब्रॉट सिल्वर, बुलियन एंड कॉपर टू पे फॉर ट्रांजैक्शन इन अर्ली ईयर्स ऑफ देयर ट्रेड विद द इंडियन मर्चेंट्स. और फरूक शियर जो थे 1713 से 1719 तक ये किंग थे और इन्होंने अलाउ किया था ब्रिटिशर्स को सिल्वर और कॉपर में डील करना. द फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम्पीट विद ब्रिटिश. फ्रांस ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ब्रिटिश एंड डच. इट केम लेटर इन 1664. दे ऑल्सो ट्राइड टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया एंड फाउंडेड देयर फैक्ट्री एट पौंडीचेरी. तो फ्रांस ने पौंडीचेरी में अपनी फैक्ट्री लगाई. द फ्रेंच सेटअप सेंटर्स नियर मद्रास एंड चंदेरनगर ऑन हुगली टू ट्रेड विद इंडिया. तो जो हमारे फ्रांस थे, देखिए इन्होंने मद्रास, चेन्नई में
अच्छा ये उसका मैप नहीं है। मद्रास में और चंदेल नगर हुगली में इन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज स्टार्ट करी। ट्रेड राइवलरी, द स्ट्रगल फॉर मोनोपोली ट्रेड विद इंडिया एक्चुअली इवेंचुअली लेड टू द कन्वर्जन ऑफ इंडिया इनटू अ कॉलोनी अंडर 3 हेड्स। ठीक है, जो ये स्ट्रगल थी लोगों के बीच में, मतलब जो आउटसाइडर्स थे, जो डच थे, जो हॉलैंड से आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रांस थे, इनके बीच में एक राइवलरी हो गई ट्रेड के लिए। और ये राइवलरी क्यों हुई? क्योंकि देखिए एक चीज़ और खरीदने वाले बहुत सारे, अगर चीज़ एक है और उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है चीज़ के रेट हाई हो जाएंगे। क्योंकि अगर मुझे वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहे 10 रुपये की हो, मैं उसके लिए 15 रुपीज़ भी देने के लिए तैयार हो जाऊँगा अगर वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए ही। जैसे आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर का आप न्यूज़ पे देख रहे होंगे वो कितने हाई रेट और रखे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि जो कमोडिटीज़ थी, जो चीज़ें थी, उनकी जो प्राइस थी वो बहुत हाई हो गई। तो इससे क्या हुआ, इनके बीच में एक दूसरे को कंपटीशन हो गया एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे के बीच में एक तरीके से राइवलरी हो गई कि उनको लगता था, ब्रिटिशर्स को लगता था फ्रांस की वजह से और डच की वजह से हमारे रेट हाई हो रहे हैं, और डच और फ्रांस ये समझते थे कि ब्रिटिशर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इनके बीच में लड़ाई हुई। देखिए, तो इस एरा को, ट्रेड राइवलरी एरा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए पहला एरा है मर्सेंटिलिज्म, ये 1757 से 1813 तक। मर्सेंटिलिज्म मतलब जब सिर्फ जो फॉरेन कंट्रीज थी वो सिर्फ मर्चेंट के जैसे यहाँ पर थी। फिर एरा ऑफ फ्री ट्रेड आया, जब उनको फ्री ट्रेड करने की इजाज़त दी गई, ये 1813 से 1858 का टाइम था। और एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज, ये है एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 1858 से 1947 तक चला। Another stage of development is termed as the era of free trade or era of industrial capitalism. India became a subordinate trading partner of Britain as trade between the two countries was unequal during the period. और इंडिया जो था वो इस टाइम पे बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगा था ब्रिटेन को, और ब्रिटेन का एक सबऑर्डिनेट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। आइडियोलॉजी ऑफ मर्सेंटिलिज्म वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कंट्री शुड मेक एनॉर्मस प्रॉफिट। अब देखिए मर्सेंटिलिज्म का काम ये की था, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी कंपनी है, उसका काम एक ही होता है कितना प्रॉफिट वो गेन कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है तो उसका मेन एम क्या होगा, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब रेट हाई हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, लोग जो फॉरेनर्स थे इनके बीच में एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन राइवलरी में चेंज हो गया और ये आपस में लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट वॉज बाय एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटर एंड इंश्योरिंग अ ट्रेड मोनोपोली। और अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया। The companies which had the support of their respective governments set out to do just that. They built their own armies and were not averse to using force to achieve their goals. अब ये नीड स्टार्ट होने लगी कि अगर लड़ाई करनी है तो आर्मी भी चाहिए। तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज थी इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान निकाला। इन्होंने अपने सोल्जर्स अपॉइंट करने शुरू करे, ये कहकर कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन के लिए ये सोल्जर्स चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पोर्चुगीज, द डच एंड द डेन्स वर आउटस्टिड फ्रॉम इंडियन ट्रेड, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड यूरोप। तो क्या हुआ, पोर्टुगीज, डच और डेन्स जो थे इनको ब्रिटिशर्स ने बाहर कर दिया और सिर्फ इंग्लैंड और फ्रेंच ही इंडिया में रह गए मेन जो थे। अब एंग्लो फ्रेंच रेवलरी मतलब इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में जो रेवलरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 3 लड़ाई लड़ी गई। इनको 3 एंग्लो फ्रेंच और कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। 1744 से 1763 के बीच में ये 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। दे आर कॉल्ड कार्नेटिक वॉर्स एज मोस्ट ऑफ द बैटल्स वर फाउट इन द कार्नेटिक एंड अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। तो इनको कार्नेटिक वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमिलनाडु में लड़े गए थे।
The French, Portugal, Holland, and Britishers were trading rivals in Europe. Fine qualities of Indian cotton and silk, as well as paper, cloth, cadmium, cinnamon, were in great demand in Europe. The problem was that the companies were interested in buying the same thing. देखिए वही लिखा है सेम। इंडिया के क्लोव, पेपर, कॉटन, सिल्क ये बहुत फेमस हो चुके थे यूरोप में, और सब कंपनीज को एक ही चीज़ चाहिए क्योंकि वो चीज़ बहुत डिमांड में है, तो सबको वो चीज़ चाहिए और उसके रेट हाई, तो प्रॉफिट कम हो रहा था। ट्रेड वॉज कैरीड ऑन प्रोटेक्टेड विद आर्म्स। अब क्या हुआ, इनके बीच में रेवलरी इतनी हो गई कि ये एक दूसरे की शिप्स को डुबाने लगे, ये ट्रेड नहीं करने देते थे एक दूसरे को। तो इससे क्या हुआ, फिर इनको अपनी आर्मी और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ी। द ब्रिटिशर्स इन बंगाल। अब हम ब्रिटिशर्स इन बंगाल के, ब्रिटिशर्स का बंगाल एक्सपेडिशन देखेंगे कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया। After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire became weak. Even the Carnatic Wars were going on. England East side on the English East India Company was keen on annexing Bengal. अब देखिए औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर कोलैप्स होने लगा, वीक हो गया। उसके बाद इंग्लैंड ने इसका फायदा उठाने की सोची। The company had flourished trade in Bengal because it enjoyed privilege of importing and exporting goods without paying taxes. The right granted to them by 1717 by फरुखशिया द मुगल एम्परर। तो 1717 में मुगल एम्परर फरुखशिया ने अंग्रेज़ों को एक राइट दिया था कि आप बिना किसी टैक्स पे करे ट्रेड कर सकते हैं। अंडर द बंगाल नवाब्स द कंपनी वॉज नॉट अलाउड टू मिस यूज दिस राइट्स। मैटर्स केम टू हेड व्हेन द यंग हेस्टी एंड इनएक्सपीरियंस सिराजुद्दौला बिकेम नवाब इन 1756। अब 1756 में एक नए राजा बने जिनका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशर्स पे टैक्स लगा दिया। द ब्रिटिशर रिफ्यूज्ड व्हाइल द फ्रेंच कंपनीज विद डिमांड टू डिमोलिश द फोर्टिफिकेशन एट चंदेर नगर। ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने तो मना कर दिया, लेकिन जो फ्रांस थे वे मान गए क्योंकि इन्होंने चंदेर नगर पे अटैक कर दिया था। सिराजुद्दौला मार्च टू कलकत्ता। अब सिराजुद्दौला कलकत्ता गए एंड ऑक्यूपाइड इट विदाउट मच प्रिपरेशन, और उन्होंने उसको जीत लिया। द ब्रिटिश फ्लेड, और वहाँ से अंग्रेज जो थे वो वहाँ से चले गए। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई। ऑन 23 जून 1757 द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव, इनके जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, इनकी आर्मी सिराजुद्दौला की आर्मी से लड़ी। The Nawab of Bengal at Plassey, a small village, mango grove between Calcutta and Murshidabad. Sirajuddaulah army's commander had defeated towards the British, causing the Nawab's army to collapse. और देखिए सिराजुद्दौला हार गए। After his defeat, मीर जाफर was declared the Nawab of Bengal. अब मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया गया। The company rewarded him with grant of जागीरदारी of 24 परगना and a large sum were paid to officers including Clive. अब 24 परगना एक जगह है बंगाल में, वहाँ पर इनको मीर जाफर को वहाँ पर जागीरदार बना दिया गया। आफ्टर द विक्ट्री एट प्लासी द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इटसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड। अब देखिए जैसे ही इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जीती, उसके बाद इन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में और इंडिया के इंटरनल मैटर्स में तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंटरनल मैटर्स में भी अपनी टांग अड़ानी स्टार्ट कर दी। This infamous victory, a turning point in the history of India, marks the point from which British rule in India began. और ब्रिटिश रूल इंडिया में असलियत में 1757 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, The enormous wealth gained from the Bengal treasury after its victory in battle allowed the company to significantly strengthen the military power. अब देखिए जितना भी इन्होंने जीता था वो सारा इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा दिया। The battle waged during period when British and French governments were fighting the 7-year wars in Europe 1756 to 1763. अब हमें बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ने हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास,
थैंक यू।